हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल इन्फोयास। कैसे हो आप? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और मैं आज की इस वीडियो में लेकर आ गई हूँ आपके लिए एक न्यू चैप्टर जिसका नाम है धातु एवं अधातु। क्लास 10 का चैप्टर है, ये केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 है। इस चैप्टर में हम आज जानेंगे धातु और अधातुओं के बारे में। तो आपको इस पूरे लेक्चर में बने रहना है, क्योंकि अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया तो आपके सारे बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ओके, हम बिल्कुल लेवल 0 से हीरो की ओर चलेंगे, 0 टू हीरो। ओके, तो आपको बने रहना है वीडियो के लास्ट तक। चलिए, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी भला कर दीजिए, उनको भी शेयर कर दीजिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना जो ये आज का चैप्टर है धातु एवं अधातुओं के बारे में। सबसे पहले हम कवर करेंगे टॉपिक्स टू बी कवर्ड, हमें कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं। तो पहला तो हम बात इसकी करेंगे कि धातु, अधातु और उपधातु। ठीक है, मैं आपको उपधातु के बारे में बेसिक सा थोड़ा सा बताऊंगी कि उपधातु क्या होते हैं। तो सबसे पहले किसी भी चीज को स्टार्ट करने से पहले हमें उसके बेसिक के बारे में पता होना जरूरी है कि धातु क्या होता है, अधातु क्या होती है और उपधातु भी क्या होती है। ओके, फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे धातु और अधातु के भौतिक गुणधर्मों की बात करेंगे। इसके बाद हम रासायनिक गुणधर्मों की बात करेंगे। फिर धातु की अभिक्रियाएं, जो केमिकल इक्वेशंस होती हैं धातुओं की, किस किस के साथ ये अभिक्रिया करता है। ओके, उन सब की बात करेंगे। उसके बाद हम रिएक्टिव, ये जो है अपनी सक्रियता श्रेणी, इसकी बात करेंगे। फिर धातुओं की अधातु के साथ अभिक्रिया भी पढ़ेंगे कि जब धातु अधातु के साथ रिएक्शन करती है तो कौन सा प्रोडक्ट बनता है। ओके, फिर हम जानेंगे अयस्क के सांद्रण के बारे में। इसके बाद धातु के निष्कर्षण और इसके परिष्करण के बारे में बात करेंगे। फिर संक्षारण, जो कि हमने लास्ट वीडियो में भी जान लिया था, जो अपना लास्ट वाला चैप्टर था उसमें हमने संक्षारण के बारे में जाना था। ओके, तो उसमें हम थोड़ा सा कवर कर लेंगे। फिर हम बात करेंगे, सबसे इम्पोर्टेंट है मिश्र धातु, इसकी हम बात करेंगे। ठीक है, तो पहले हम किसके बारे में पता करेंगे, धातु और अधातु और उपधातु के बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, तो पहले हम बात करते हैं धातुओं की, जिनको मेटल्स भी कहा जाता है। तो आप जानते हो कि वे तत्व जो सामान्यतः कठोर, चमकदार, तन्य, मैलिएबल, मतलब कि निर्दयी, आघातवर्धनिता, तन्यता और विद्युत व ऊष्मा के अच्छे चालक होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, हम धातु कहते हैं। अब देखो, ये जो वर्ड्स आए हैं ना, कठोर, तन्यता है, आघातवर्धनिता है, ठीक है, इन सब के बारे में मैं आपको आगे पूरा कवर करवाऊंगी कि क्या क्या चीज होती है। तो आप इसके कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल लोहा, तांबा, सोना, एल्यूमिनियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सब क्या है, ये सब धातु की फॉर्म में आते हैं, सारे क्या है, ये धातु होते हैं। ओके, फिर हम बात करते हैं नॉन मेटल्स, मतलब कि अधातु की बात करेंगे। तो वे तत्व जो भंगुर, चमकहीन और विद्युत ऊष्मा के कुचालक होते हैं, उन्हें अधातु कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, क्लोरीन। ओके, फिर हमारा नेक्स्ट आता है कि उपधातु, मेटलॉइड्स, है ना। तो ये हम जानेंगे, एक नया है, बेसिक सा है, इसको थोड़ा सा जानना है बस, है ना, बाकी पूरा कवर नहीं करना है, बस थोड़ा सा हम जानेंगे कि ये उपधातु आखिर होता क्या है। तो वे तत्व जो कुछ गुण धातु, जिनमें कुछ गुण तो किसके होते हैं, धातु के होते हैं, और कुछ किसके होते हैं, अधातु के होते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, उपधातु या मेटलॉइड्स उनको कहा जाता है। कुछ तो फीचर्स किसके पाए जाएंगे इसके अंदर, धातुओं के, और कुछ किसके होंगे, अधातुओं के। फॉर एग्जाम्पल बोरोन है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, ये सब किसकी फॉर्म में आते हैं, मेटलॉइड्स, मतलब कि उपधातु की फॉर्म में आते हैं। ओके, तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा धातु किसे कहते हैं, धातु क्या होता है, अधातु क्या होती है। अच्छा, ये जो धातु है, अधातु है, उपधातु है, हमारी आवर्त सारणी में पूरी बनी हुई होती है। आवर्त सारणी होती है ना अपनी, उस पूरी जो पूरी आवर्त सारणी होती है उसमें सब में क्या बनी होती है, उसके अंदर सारे धातु होते हैं, अधातु होते हैं और उपधातु होते हैं। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं, अपन आगे बात करेंगे धातुओं के भौतिक गुणों की। ठीक है, तो सबसे पहली बात आती है चमकदार होना। आपने देखा होगा सोना चांदी किस में आता है, ये सब गोल्ड है, सिल्वर है, किस में आता है, धातुओं में ही आता है। तो आपने देखा होगा कि क्या होती है, चमकदार होती है, तो इनको कहा जाता है मेटेलिक लस्टर। तो ये धातु सामान्यतः क्या कैसी होती है, चमकदार होती है, जैसे सोना है, चांदी है, तांबा है, एल्यूमिनियम है, ये सब चमकती है ना। तो धातु कैसी होती है, चमकदार होती है। कुछ धातु जैसे कि लोहा वायु में रहने पर ऑक्सीजन के कारण अपनी चमक को खो देती है। जैसे कि जो ऑक्सीजन होती है वो वायु में अभिक्रिया करती है, किस किस से करेगी, जल वाष्प से अभिक्रिया करेगी और ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगी।
तो फेरिक ऑक्साइड बन जाएगा, जिसे हम बोलते हैं जंग लगना भी इसको कहा जाता है, जंग जो लगता है। तो उसमें धातु क्या होती है, अपनी चमक खो देती है। जो लोहा होता है वो अपनी एक्चुअल चमक को क्या करता है, खो देता है। ओके, फिर हम बात करते हैं कठोरता की। तो आपको पता है कि धातु कैसी होती है, हार्ड होती है बहुत ज्यादा। तो धातु सामान्यतः कठोर होती है, उन्हें खुरचना कठिन होता है, जैसे लोहा, तांबा आदि। लेकिन अपवाद, अपवाद किसको बोलते हैं, जो एक्सेप्शन होते हैं, जो नियम के विरुद्ध चलते हैं। ओके, जैसे मालूम, मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ कि अपना जो घर है, अपने सारे जो भाई बहन है अपने, सारे इंटेलिजेंट है, बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन एक ही बच्चा ऐसा पैदा हो चुका जो कि इंटेलिजेंट नहीं है, मतलब कि पढ़ाई में नहीं है। वैसी बात नहीं है कि उसको किसी में इंटेलिजेंट नहीं है, वो पढ़ाई में नहीं है, सोचो आप, लेकिन किसी और में तो हो सकता है ना वो। तो जो बिल्कुल नियम के विरुद्ध चलता है ना, वो नियम के अलग हटके चलता है। भाई ऐसा तो है नहीं कि किसी के अंदर कोई खूबी नहीं हो, हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ खूबी होती है ना। कोई पढ़ाई में अच्छा होता है, कोई साइंस में बहुत अच्छा होता है, कोई इंग्लिश में अच्छा होता है, कोई मैथ्स में बहुत अच्छा होता है, किसी को आर्ट्स बहुत अच्छी लगती है ना। तो ऐसी जो नियम के बिल्कुल विरुद्ध चलता है, उसे हम बोलते हैं एक्सेप्शन की। ये तो बिल्कुल अलग है। तो कुछ धातुएं ऐसी होती है जो सॉफ्ट होती है, फॉर एग्जाम्पल सोडियम और पोटेशियम। ये इतनी सॉफ्ट होती है कि हम इन्हें चाकू से भी काट सकते हैं। ओके, तो ये क्या एक्सेप्शन है। वैसे धातु कैसी होती है, हार्ड होती है, लेकिन दो तीन धातु होती है जो बहुत ज्यादा सॉफ्ट होती है, जिन्हें हम चाकू से काट सकते हैं। ओके, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा ये। नेक्स्ट हम बात करेंगे अगाध वर्ध्यता की, मतलब कि मैलिबिलिटी क्या होती है। तो कुछ धातु ऐसी होती है जिनको हम हथौड़े से मारने पर पतली चादरों में बदला जा सकता है। कुछ धातु को हम पीट पीट कर पतली चादर बना लेते हैं, है ना। जैसे अपनी टीन वगैरह होती है ना, तो जैसे पतली चादर बन जाती है। तो उनका जो गुण होता है ना, उसको हम बोलते हैं मैलिबिलिटी या अगाध वर्ध्यता, इनको कहा जाता है। जैसे सोना और चांदी सबसे अधिक संवेदनशील धातुएं होती है। अब क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे ज्यादा अगाध वर्ध्यता धातु कौन सी होती है, तो कौन सी होती है, वो सोना और चांदी होती है। इनके देखो आप ज्वेलरी कैसे बनती है ना, अलग अलग हमको आकार, शेप्स दे सकते हैं इनको, है ना। फिर नेक्स्ट बात आती है हमारी किसकी, तन्यता की। इसको बोलते हैं हम डक्टिलिटी बोलते हैं। धातुएं तारों में बदली जा सकती है। कुछ धातु ऐसी होती है जिन्हें हम तारों में चेंज कर सकते हैं, तार बनाया जा सकता है। ठीक है, तो सोने में इतनी ज्यादा तन्यता होती है कि 1 ग्राम सोने से लगभग हम 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं। सोचो, सिर्फ 1 ग्राम सोना, उससे 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं। तो सबसे ज्यादा तन्यता किसमें, कौन सी धातु में पाई जाती है, सोने के अंदर पाई जाती है। ओके, फिर नेक्स्ट आता है अपना ध्वनि का संचार, जिसको हम बोलते हैं सोनोरस। मतलब कि ये क्या करती है, धातु ठोकने पर स्पष्ट ध्वनि उत्पन्न करती है। मान लो अपने जो बर्तन होते हैं गिर जाते हैं, तो ये आवाज आती है ना, इसमें से प्लेट्स गिर जाती है, कटोरी बॉल्स वगैरह गिर जाती है, तो इसमें से आवाज आती है। तो यही गुण उनका क्या कहलाता है, सोनोरस। तो जो धातुएं होती है वो गिरने पर आवाज उत्पन्न करती हैं। इसी कारण धातु का उपयोग घंटियों, घड़ियों तथा संगीत वाद्य यंत्रों में किया जाता है, क्योंकि ये क्या करती है, आवाज उत्पन्न करती है। ओके, फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट, ऊष्मा और विद्युत का चालन होना। तो ऑब्वियसली बात है, धातुएं ऊष्मा और विद्युत क्या होती है, अच्छी चालक होती है। जैसे चांदी और तांबा सबसे अच्छे चालक होते हैं। तो क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे अच्छे चालक कौन सी धातु होती है, तो चांदी और तांबा सबसे अच्छे चालक होते हैं। चालक मतलब कि इनमें से करंट फ्लो होता है, इलेक्ट्रिसिटी इसके अंदर से फ्लो हो जाती है। ओके, इनके अंदर से धातु, जैसे करंट जो लगता है धातुओं के अंदर से, तो करंट आता है, तो इसकी ऊष्माएं क्या होती है, अच्छे चालक होते हैं, मतलब कि सुचालक होते हैं ये। फिर हम बात करेंगे कि डेंसिटी की, मतलब घनत्व की। तो धातुओं का घनत्व सामान्यतः अधिक होता है। एग्जाम्पल पारा, सीसा आदि भारी धातुएं होती है। ठीक है, फिर इनके गलनांक कथनांक की बात करेंगे। तो धातु का गलनांक और कथनांक भी कैसा होता है, अधिक होता है। अपवाद, वही एक्सेप्शन, पारा एकमात्र धातु जो सामान्य तापमान पर कैसी होती है, द्रव अवस्था में होती है। वैसे धातु किस अवस्था में होती है, ठोस अवस्था में होती है, लेकिन जो पारा है वो किस अवस्था में होता है, द्रव अवस्था में होता है। जो मरकरी है, आपने देखा होगा, जो बीपी इंस्ट्रूमेंट होता है, बीपी नापने की मशीन होती है, उसमें जो पारा होता है ना, ऊपर जाता है, तो किस फॉर्म में होता है वो, द्रव की फॉर्म में होता है। ठीक है, लिक्विड की फॉर्म में होता है वो, लेकिन है वो धातु ही। ओके, तो ये एक्सेप्शन है एक। तो सेम मैंने आपको बताई दिया इसमें कि जो धातुएं होती है ठोस अवस्था में होती है। अधिकांश धातु सामान्यतः ताप पर ठोस अवस्था में होती है, लेकिन जो इसका अपवाद है, जो एक्सेप्शन है, वो क्या है आपका, मरकरी है, जो कि द्रव अवस्था में पाई जाती है। फिर कलर, कलर किस कलर की होती है ये, तो अधिकांश धातु सफेद या सिल्वर रंग की होती है। अपवाद कैसा, तांबा लाल भूरे रंग का होता है और सोना पीला होता है। वैसे तो कैसी कलर की होती है, सफेद होती है या फिर सिल्वरी रंग की होती है। सिल्वर भी एक तरह की सफेद रंग होता है ना, लेकिन वही एक्सेप्शन क्या है आपका, तांबा, जो कि लाल भूरे रंग का होता है और सोना पीले रंग का होता है। फिर हम बात करेंगे ऑक्साइड की। तो धात्विक ऑक्साइड क्षारक प्रकृति की होती है। कैसी होती है, क्षारक प्रकृति की होती है। तो यहाँ तक हमने बात की थी धातुओं के भौतिक गुणधर्मों के बारे में।
हमने धातु के सारे भौतिक गुणधर्म जान लिए, इनका रंग, रूप, आकार कैसा होता है, कौन कौन से इनके अंदर गुण होते हैं, कौन कौन इनकी प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, अब हम किसकी बात करेंगे, अधातुओं के भौतिक गुणधर्म की बात करेंगे। ओके, तो जो अधातुएं होती है नहीं होती है बल्कि वे भंगुर होती है, वो टूट जाती है, ये है ना, धातु तो पर टूट जाती है, जैसे गंधक है, फास्फोरस है। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे किसकी, चमक का अभाव। तो ये ऑब्वियसली चमकती है ही नहीं, कभी देखा आपने किसी धातु को अधातु को चमकते हुए, है ना। तो अधिकांश अधातुओं में चमक नहीं होती, लेकिन इसका जो अपवाद है, जो एक्सेप्शन है, वो है आयोडीन। आयोडीन एकमात्र ऐसी अधातु है जो कि कैसी होती है, चमकदार होती है। फिर इसकी वही सेम बात करेंगे अपन किसकी, मैलिएबिलिटी की, यानी कि आघात वर्धना की और तन्यता की हम बात करेंगे। तो अधातुओं को न तो चादर में बदल सकता है और न ही तार में बदल सकते हैं, वे हथौड़े मारने पर टूट जाती है। ठीक है, तो जो धातुएं गुणधर्म थे ना, वही इसके अपोजिट क्या है आपके अधातुओं में, ना तो ये चमक, ना तो इनमें चमक होती है ना, लेकिन इसका एक अपवाद था, वो क्या था अपना अपवाद क्या था, आयोडीन था, है ना, ये आयोडीन। फिर हम ना तो इसमें चमक होती है और ना ही कैसी, ना तो इनको चादरें बदल सकते हैं, ना ही इनमें तन्यता वाला गुण पाया जाता है। ओके, वही सेम विद्युत और ऊष्मा के कुछ चालक होते हैं, इनमें से करंट का फ्लो नहीं कर सकते इसके अंदर से। तो अधिकांश अधातु विद्युत या ऊष्मा की अच्छी चालक नहीं होती है, लेकिन इसका एक अपवाद है, वो क्या है, ग्रेफाइट, जो कि कार्बन का रूप होता है। तो कार्बन का एक रूप है जो विद्युत का अच्छा चालक होता है। फिर हम बात करेंगे इसकी डेंसिटी की और इसके गलनांक की। तो इसका जो घनत्व और गलनांक वो कम होता है, अधातु को घनत्व और गलनांक कैसा होता है समझते हैं, कम होता है। ये आवाज नहीं करते, मतलब कि सोनोरस वाला गुण इसके अंदर नहीं पाया जाता। तो अधातु धातु की तरह ठोकने पर आवाज उत्पन्न नहीं करती है। बात करते हैं इसकी स्टेट्स की कि किन किन अवस्थाएं पाई जाती है। तो अधातु ठोस, द्रव या गैस तीनों ही अवस्थाएं पाई जाती है, जबकि हमारी जो धातु थी वो किस अवस्था में थी, ठोस अवस्था में थी। लेकिन एक धातु क्या थी अपनी, जो द्रव अवस्था में थी, वो थी अपनी मरकरी, है ना। लेकिन जो ये जो है अपनी अधातु तीनों ही अवस्थाओं में पाई जाती है। तो ठोस अवस्था में कौन कौन सी पाई जाती है, गंधक, फास्फोरस और कार्बन। द्रव अवस्था में कौन सी पाई जाती है, ब्रोमीन। ये सब क्या है आपकी अधातुएं होती है। और गैसीय अवस्था में क्या होती है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और क्लोरीन। ठीक है, ये अपनी अधातुएं होती है जो गैसीय अवस्था में पाई जाती है। फिर बात होती है इनके रंग की, तो इनका कोई निश्चित रंग नहीं होता है। जैसे क्लोरीन पीला हरापन में होता है, ब्रोमीन भूरे रंग का होता है, आयोडीन जो होता है बैंगनी या काले रंग का होता है। ठीक है, तो इनका कोई परमानेंट कलर नहीं होता है। ओके, फिर हम बात करेंगे अब किसकी, धातुओं के रासायनिक गुणधर्म की, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज की हम बात करेंगे, किसकी, धातुओं के केमिकल प्रॉपर्टीज की। तो सबसे पहले हम धातुओं की रिएक्शन किससे करवाएंगे, अम्लों से कराएंगे, है ना। धातु कुछ भी ले सकते हो आप, जिंक ले सकते हो, एल्यूमिनियम ले सकते हो, सोडियम ले सकते हो। आपको किसी भी धातु की रिएक्शन किससे करानी है, आपको अम्ल से करानी है। और अम्ल क्या होते हैं, जो H+ आयन देते हैं, है ना। आपको अम्ल के अंदर H तो दिखेगा, हाइड्रोजन दिखेगा ही दिखेगा। तो जब भी हम अम्ल की रिएक्शन किससे कराएंगे, धातु से कराते हैं, तो मेरे पास क्या बनता है, लवण बनेगा और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होगा। फॉर एग्जाम्पल जिंक एक धातु हो गई, HCl क्या एक क्या हो गया, अम्ल हो गया। तो जिंक की रिएक्शन जो हमने HCl से करवाई तो क्या बना, जिंक क्लोराइड बन गया और हाइड्रोजन गैस निकली है। तो आपको ध्यान रखना है, जब भी अम्ल की रिएक्शन धातु से करवाते हैं तो लवण बनता है और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। ठीक है, तो आप देखना कि तांबा, चांदी, सोना, प्लेटिनम जैसी धातुएं साधारण अम्लों से अभिक्रिया नहीं करती, ये भी ध्यान रखना। जो कॉपर है, सिल्वर है, ऑर्गन है, सोना है, प्लेटिनम है, ये सब क्या है, ये धातुएं अम्लों से अभिक्रिया नहीं करती हैं, इसको भी ध्यान रखना आप। ठीक है, तो हमने पहले क्या जाना कि जब धातु अम्लों से अभिक्रिया करती है तो क्या बनेगा, लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। ओके, तो कुछ धातु तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती, जैसे कि नाइट्रिक अम्ल होता है ना, HNO3, जिसको हम नाइट्रिक अम्ल कहते हैं। जब धातु के साथ ये अभिक्रिया करता है तो जो हाइड्रोजन गैस है वो उत्सर्जित नहीं होती है, क्योंकि HNO3 एक प्रबल ऑक्सीकारक है, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीकारक होता है। कौन होता है, नाइट्रिक अम्ल, जो उत्पन्न हाइड्रोजन गैस को ऑक्सीकृत करके जल में परिवर्तित कर देता है। तो उसमें जो हाइड्रोजन गैस निकलेगी ना, उससे वो क्या करेगा, जल में उसको परिवर्तित कर देगा। इसलिए क्या करता है, ये तनु जो नाइट्रिक अम्ल होता है ये अभिक्रिया नहीं करता है। ठीक है, अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। जो एवं स्वयं नाइट्रोजन के किसी ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, जैसे कि NO2 के रूप में या NO के रूप में या फिर N2O के रूप में परिवर्तित हो जाता है। आ रहा है समझ में। तो कुछ धातु तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती, कौन सी धातु, जैसे कि नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करेगी, अगर करेगी भी तो क्या हो जाएगा, जल का निर्माण कर देगा, हाइड्रोजन गैस नहीं निकलेगी। ओके,
अब हम धातु की रिएक्शन किसे कराएंगे, ऑक्सीजन के साथ करवाएंगे। पहले हमने किसे करवाई थी, अम्ल के साथ करवाई थी, अब हम करवाएंगे किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ करवाएंगे। तो जब धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती हैं तो क्या बनती है, धातु ऑक्साइड का निर्माण होता है। फॉर एग्जांपल सोडियम की रिएक्शन हमने किसे करवा दी, ऑक्सीजन से करवा दी, क्या बनेगा अपने पास, सोडियम ऑक्साइड बनेगा। मैग्नीशियम करवाई तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। तो कुछ धातु क्षारीय प्रकृति की होती है, सॉरी कुछ धातु हमने देखा था कि धातु जो ऑक्साइड है वो कैसी होती है, क्षारीय प्रकृति की होते हैं। कुछ धातु ऑक्साइड उभयधर्मी होते हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड या जिंक ऑक्साइड। ओके, अब ये उभयधर्मी क्या होता है, तो कुछ धातुएं ऐसी होती है जो अम्लीय प्रकृति की भी होती है और क्षारीय प्रकृति की भी होती है, जैसे कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड है। ठीक है, तो ये जो धातु ऑक्साइड है कैसे, ये उभयधर्मी होते हैं, यानी कि एम्फोटेरिक होते हैं। ये अम्लीय प्रकृति के भी होते हैं और क्षारीय प्रकृति के भी होते हैं। ओके, तो यहाँ मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल दे दिए एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनने के, मैग्नीशियम ऑक्साइड के, कॉपर ऑक्साइड के। तो तांबा या कॉपर प्रज्वलित नहीं होता, लेकिन इस पर काले रंग की परत चढ़ जाती है। भाई ऑक्सीजन से अभिक्रिया जो करता है वो क्या होता है, प्रज्वलित होता है। वायुमंडल में क्या होती है, ऑक्सीजन गैस होती है, जो किस काम में आती है, ज्वाला के लिए ना, आग लगाने के काम आती है। लेकिन वो ये जो तांबा और जो कॉपर है ये प्रज्वलित नहीं होती, इन पे क्या होता है, इन पे काले रंग की परत चढ़ जाती है। ओके, फिर हम बात करेंगे एनोडीकरण की। तो एल्यूमिनियम को संक्षारण से बचाने के लिए इसका प्रयोग होता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड परत का निर्माण करता है ये। ठीक है, आया समझ में एनोडीकरण किसे कहते हैं। ठीक है, एल्यूमिनियम को संक्षारण से बचाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, तो उसको ये विधि क्या कहलाती है, एनोडीकरण कहलाती है। जंग को बचाने के लिए क्या करते हैं अपन, पेंट करते हैं लोहे पर, है ना। ऐसे ही एल्यूमिनियम जो धातु होती है उसको संक्षारण से बचाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। फिर हम बात करेंगे कुछ धातु वायु के साथ अभिक्रिया नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल सोना, चांदी, ये सोना चांदी है ना, लोहा वायु में गर्म करने पर प्रज्वलित नहीं होते, परंतु ज्वाला में लोह चूर्ण डालने पर वह तेजी से प्रज्वलित होता है। ओके, आ रहा है समझ में। जो अपनी सोना चांदी है तो ये अभिक्रिया नहीं करती वायु के साथ, है ना। आपने देखो ज्वेलरी मम्मी पहनती है या आप लोग पहन लेते हैं, तो ये कभी अभिक्रिया नहीं करती ऑक्सीजन से, है ना। अगर करेगी तो क्या होगा, इस पर परत चढ़ जाती है ना। लेकिन जो आयरन होता है ये वायु में गर्म करने पर क्या होता है, इसमें ये प्रज्वलित नहीं होता, लेकिन इसमें अगर लोहा का चूर्ण डाल दिया अपन तो वो तेजी से प्रज्वलित हो जाता है। ठीक है, तो कुछ धातुएं ऐसी होती है जो ऑक्सीजन के साथ अलग अलग तरह से अभिक्रिया करती है ना। तो कौन कौन सी होती है देखते हैं। सोडियम एवं पोटेशियम, आप जानेंगे ना तो किस Na किसका प्रतीक है, सोडियम का, और K किसका है, पोटेशियम का। तो सोडियम एवं पोटेशियम वायु में आकस्मिक आग पकड़ लेते हैं। सोडियम जिसे केरोसिन के लिए सोडियम जिसे रोकने के लिए इन्हें केरोसिन में डुबोकर रखा जाता है। अगर इसको केरोसिन में डुबोकर नहीं रखेंगे तो ये वायु से जल्दी से अभिक्रिया कर लेती है, और अभिक्रिया करते लगती है इसमें आग लग जाती है ना। तो इसे बचाने के लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए केरोसिन का उपयोग केरोसिन में डुबोकर इसको रखा जाता है। फिर बात करते हैं किसकी, मैग्नीशियम की, एल्यूमिनियम की, जिंक की और लेड की। तो ये सभी वायु के साथ धीरे धीरे अभिक्रिया करते हैं, इन धातुओं पर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। कॉपर पर वायु की उपस्थिति में काले रंग की परत चढ़ जाती है, और सिल्वर और सोना वायु के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं। तो ये आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है, इसमें से क्वेश्चन बनते हैं, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। ये जो फैक्ट्स मैं आपको पढ़ा रही हूँ ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टार बना लो इस पर आप, है ना। कौन कौन सी धातु कैसे कैसे अभिक्रिया या रिएक्शन करती है। फिर बात आती है किसकी, उभयधर्मी ऑक्साइड की। तो वे धातु ऑक्साइड जो अम्ल का क्षारक दोनों से अभिक्रिया करते हैं वो कैसे लवण और जल का निर्माण करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं हम, उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। मैंने आपको बताया था उभयधर्मी का मतलब क्या होता है, जो अम्ल और क्षारक दोनों प्रकृति के होते हैं। तो ये जो देख रहा है Al2O3 मतलब कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड की रिएक्शन अगर हम अम्ल से करवाते हैं तो क्या बनेगा अपने पास, एल्यूमिनियम क्लोराइड बनेगा और जल का निर्माण होगा। फिर हम क्षारक से कराएंगे इसकी रिएक्शन धातु की, तो क्या बनेगा, सोडियम एल्यूमिनेट बनेगा और जल का निर्माण होता है। ओके, चलिए अब हम धातु की रिएक्शन किससे करवाएंगे, जल के साथ कराएंगे, कि जल के साथ कैसे कैसे ये अभिक्रिया करती है। तो धातु की जल के साथ अभिक्रिया उनकी क्रियाशीलता पर निर्भर करती है, भाई कौन ज्यादा एक्टिव है, कौन कम एक्टिव है, कौन एवरेज वाला एक्टिव है। ठीक है, तो अत्यधिक सक्रिय धातु कौन सी होती है, सोडियम और पोटेशियम होती है। अब मैं आपको ये पूरे जो ये टेबल है ना अभी बताऊंगी, सक्रिय श्रेणी में आपको सारी पता चलेगा कि कौन सी धातु ज्यादा सक्रिय होती है, कौन सी मध्यम होती है, कौन सी निम्न होती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो अत्यधिक सक्रिय धातु है, तो कौन सी होती है, सोडियम और पोटेशियम। तो ये ठंडे जल से तेजी से अभिक्रिया करती है ये। ठीक है, और क्या बनाएंगे, ये सोडियम है, सोडियम की रिएक्शन किससे करवा देंगे, H2O से करवा देंगे, जल से करवा देंगे, तो क्या बन जाएगा, क्षारक बनेगा और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होगा। ठीक है, फिर जो कम सक्रिय धातु होती है जैसे कि कैल्शियम है और मैग्नीशियम है,
तो गर्म जलीय भाप से अभिक्रिया करती है कैल्शियम और मैग्नीशियम, क्या बनेंगी? मैग्नीशियम फॉर एग्जाम्पल हमने मैग्नीशियम की रिएक्शन किससे करवा दी? H2 से करा दी, क्या बनेगा? धातु ऑक्साइड बन जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा और यहाँ भी हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। फिर बात करते हैं सबसे कम अभिक्रियाशील, जैसे कि कॉपर है, सिल्वर है, सोना है ना, तो ये जल से अभिक्रिया नहीं करती है ये, ठीक है, ये ध्यान रखना कि कॉपर, सिल्वर और ऑर्गन, ये सॉरी ये जो सोना है, ये जल से अभिक्रिया नहीं करती है। ओके, तो जैसे मैंने आपको बताई दी, जल के साथ अभिक्रिया करने पर क्या होता है, धातु जल के साथ अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनेगा? या तो धातु ऑक्साइड बनेगा या धातु हाइड्रोक्साइड बनेगा, ठीक है। तो धातु ऑक्साइड की फिर हम जल से अभिक्रिया करेंगे तो क्या बन जाएगा? फिर से धातु ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स है, कुछ रिएक्शंस मैंने लिख दी है। सोडियम की रिएक्शन हमने H2 से करवाई तो क्या बन जाएगा अपने पास? सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया, है ना। कैल्शियम से कराएंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा और आयरन से कराएंगे तो आयरन हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। ओके, तो अलग अलग धातु जल से अलग अलग अवस्था में अभिक्रिया करती हैं, जो कि मैंने आपको ऊपर अभी समझा दिया है। ओके, अब किससे कराएंगे? अब कराएंगे हम किससे? लवणों के साथ कराएंगे। ओके, तो अन्य धातु लवणों के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या होता है? एक अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को उसके लवण से हटा देती है। भाई बात होती है ना, एक तो स्ट्रॉन्ग पर्सन है, एक वीक पर्सन है, तो जो स्ट्रॉन्ग पर्सन है वो क्या करेगा? उसको वीक वाले को उसकी जगह से रिप्लेस कर देगा और खुद आ जाएगा, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग धातु कौन सी हो गई? यहाँ पर आयरन हो गई। आयरन ने किससे रिएक्शन करी थी? कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट क्या था? एक लवण था, सॉल्ट था एक। जो कॉपर सल्फेट की रिएक्शन आयरन से करवाई गई थी तो क्या किया था? आयरन ने कॉपर को लात मार के अलग कर दिया, खुद आ गया उसकी जगह पर। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है इसलिए। तो क्या बना हमारे पास? आयरन सल्फेट बना और कॉपर अलग चला गया, ठीक है। तो यह अभिक्रिया क्रियाशीलता श्रृंखला पर आधारित होती है। रिएक्टिविटी सीरीज है, सक्रियता श्रेणी, जो कि मैं आपको आगे बताने वाली हूँ अभी। फिर रासायनिक गुणों के निष्कर्ष, क्या निष्कर्ष निकलते हैं इससे? तो वैसे तो मैंने आपको पूरा समझा ही दिया है, लेकिन हम थोड़ा सा इसको क्विक रिवाइज कर लेते हैं कि अम्ल से अभिक्रिया करने पर हाइड्रोजन गैस बनती है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करने पर धातु ऑक्साइड बनते हैं, जल से अभिक्रिया करने पर क्षारक और हाइड्रोजन गैस बनती है, विस्थापन अभिक्रिया भी होती है तो अधिक सक्रिय धातु कम सक्रिय धातु को हटा देती है, जैसे कि हमने अभी इसमें देखा था। और ऑक्साइड का स्वभाव कैसा होता है? अम्लीय नहीं, क्षारीय या उभयधर्मी होता है। इतना आगे समझ में? तो एक क्विक रिवीजन था, वैसे आपको पूरा इसको इक्वेशन के थ्रू समझाना है पूरा आपको, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा आपको ये। अब हम यह बात करेंगे रिएक्टिविटी सीरीज की, मतलब कि सक्रियता श्रेणी की। क्या होती है सक्रियता श्रेणी? तो सक्रियता श्रेणी एक क्रमबद्ध सूची है जिसमें धातुओं को उनकी रासायनिक अभिक्रियाशीलता के घटते क्रम में रखा जाता है या सजाया गया है। अब बताती हूँ आपको, जो सबसे अधिक होती है उसको सबसे ऊपर रखते हैं, फिर उससे कम को नीचे रखते हैं, तो इसे घटते क्रम में रखते हैं इसको, है ना। इस श्रृंखला से हमें ये पता चलता है कि कौन सी धातु कितनी तेजी से ऑक्सीजन, जल और अम्लों के साथ अभिक्रिया करती है। ओके, चलो बात करते हैं इसकी अपन। तो ये पूरी अपनी 13 धातुएं होती हैं, है ना। इनको हम अभिक्रियाशीलता के क्रम में रखेंगे। सबसे ज्यादा एक्टिव जो होती है वो पोटेशियम होती है, उसके बाद कौन सी होती है? सोडियम होती है, फिर कैल्शियम होती है, मैग्नीशियम है, फिर एल्यूमिनियम है, फिर जिंक है, आयरन है, फिर लेड है ना। हाइड्रोजन यहाँ पर क्या है? अधातु है, ये धातु नहीं है, ओके, लेकिन ये आता इसी क्रम में है तो हमने इसको रखा है। फिर अपना मरकरी, फिर अपना है सिल्वर और उसके बाद है अपना गोल्ड, ठीक है। तो देखो सबसे जो अधिक अभिक्रियाशील होती है, जो बहुत ज्यादा एक्टिव होती है, जो बहुत जल्दी से रिएक्शन कर लेती है, वो कौन कौन सी होती है? वो 3 होती है। कौन कौन सी? पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम। ये तीनों कैसी होती है? बहुत ही ज्यादा एक्टिव होती है ये, ठीक है। तो यहाँ मैं आपको कलर चेंज करके बता दूंगी। ये एक तो ये वाली पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम, ये तीनों धातुएं सबसे अधिक क्रियाशील धातु होती है, जो बहुत ही जल्दी अभिक्रिया कर लेती है, ठीक है। आया इतना समझ में? फिर बात करेंगे किस किस की? मैग्नीशियम की, एल्यूमिनियम की, जिंक की, आयरन की और लेड की, ठीक है। ये मैग्नीशियम है, ये एल्यूमिनियम है, ये जिंक है, ये आयरन है और ये लेड है। ये कैसे धातु होती है? कितने धातु है? ये देखो 1 2 3 4 5, ये 5 धातु ऐसी हैं जो कि मध्यम अभिक्रिया, अगर नीड होती है तो ये अभिक्रिया कर लेती है और नहीं होती तो ये नहीं करती है, ठीक है। आगे इतना समझ में? तो ये कैसी होती है? मध्यम अभिक्रियाशील वाली धातुएं होती है। यहाँ जो हाइड्रोजन है मैंने आपको बताई दिया कि क्या है, ये एक अधातु होती है ना, नॉन मेटल होता है ये, है ना, लेकिन आता है इसी श्रेणी में, इसलिए इसको रखना आवश्यक होता है, इसको रखा है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद जो अपनी धातुएं बचती हैं वो कौन कौन सी बच रही है? कॉपर बच रही है, मरकरी बच रही है, सिल्वर और गोल्ड, ठीक है। ये कितनी? 1 2 3 4 5, है ना, ये सॉरी 4 ही है ना। ये 4 धातु कैसी होती है वाली?
कैसी होंगी ये सबसे कम क्रियाशील होती है, बहुत ही रेयर केस में ये अभिक्रिया करती है, ये वाली धातु जो होती है। आया समझ में? भाई सक्रिय श्रेणी किसको बोल रहे हैं? जिसमें हम धातुओं को उनके घटते क्रम में रखते हैं। तो मैं आपको बता दें, जो स्टार्टिंग की 3 धातु होती है वो सबसे ज्यादा क्रियाशील होती है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम। उसके बाद की जो धातु होती है मैग्नीशियम से लेड तक, वो कैसी होती है? मध्यम अभिक्रियाशील होती है। और उसके बाद जो 4 धातु होती है अपनी कौन कौन सी? कॉपर, मरकरी, सिल्वर और चांदी, सिल्वर और सोना। ये कैसी होती है? अपनी बहुत ही रेयर केस में ये अभिक्रिया करती है, तो ये सबसे कम अभिक्रियाशील धातु होती है। आगे समझ में? तो देखो फॉर एग्जाम्पल, मैं अभी आपको इससे ऊपर वाला जो एग्जाम्पल समझाया था कि आयरन की रिएक्शन किससे करेंगे अपन। जैसे ये आयरन है, सबसे पहले कौन आ रहा है? आयरन आ रहा है ना, सॉरी हम बात करेंगे किसकी? आयरन की। देखो ये आयरन है ना। अगर हम आयरन की रिएक्शन किससे कराएंगे? कॉपर सल्फेट से, लवण से कराते हैं, CuSO4, कॉपर सल्फेट से हमने इसकी रिएक्शन कराई। तो देखो आयरन पहले आता है कि कॉपर पहले आ रहा है? देखो आप यहाँ पर देखो कि आयरन पहले आता है कि कॉपर पहले आ रहा है? भाई आयरन पहले आ रहा है ना। देखो यहाँ पर कहाँ आपको आयरन नजर आ रहा है? ये रहा आयरन, है ना। और कॉपर कहाँ पर है? ये रहा नीचे, ठीक है, ये नीचे है। तो कितना कम है? ये तो मध्यम थी, ये तो बहुत ही नीचे रहेगा ना। तो सबसे कम ये वाला हो गया। तो जो पहले आता है ना वो उसको क्या करेगा? उसको रिप्लेस कर देगा, मतलब कि यहाँ पर क्या बन जाएगा फिर? आयरन सल्फेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? FeSO4 बन जाएगा, आयरन सल्फेट बन गया यहाँ पर। क्यों? क्योंकि सबसे एक्टिव कौन था? अपना आयरन था, और आयरन ने कॉपर को साइड कर दिया क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग था इसलिए। आगे एग्जाम्पल के थ्रू समझ में, है ना। अब अब एक कंफ्यूजन हो सकता है, वो कंफ्यूजन ये होगा कि ये जो 13 धातुएं हैं इनको हम सीक्वेंस में कैसे याद करें, है ना। तो मैं आपको ये पहले रफ कर देती हूँ, सीक्वेंस में याद करने का मेथड बताती हूँ मैं आपको कैसे याद करेंगे। तो बेटा जी इसकी एक ट्रिक होती है, बहुत ही जबरदस्त और जोरदार ट्रिक होती है। तो ट्रिक आप एक काम करो, आप अपनी कॉपी पेन लो और उसको लेकर बैठ जाओ। मैं आपको बहुत मजेदार वाली ट्रिक बताने वाली हूँ। तो आप क्या लिखोगे? लिखो ट्रिक को, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन होगा आगे आएगा। ठीक है, ये मेरे पास जगह है नहीं मैडम, मैं लिख देती हूँ इसमें आपको। तो आप लोग भी क्या करो, इसको नोट कर लो। केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन होगा आगे आएगा। ये देखो मैंने थोड़ा तो लिखा है, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है। क्या अब इसका मतलब ट्रिक को कैसे याद करेंगे? तो देखो केदार के से क्या बनेगा आपका? पोटेशियम, है ना। तो केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, ठीक है, हाइड्रोजन तक बात होगी। फिर कौन होगा? कॉपर से कौन वो हो गया, कौन कौन होगा आगे आएगा। आया समझ में? तो ये ट्रिक है, इसको आप याद कर लेना। इस ट्रिक से आप पूरी अपनी ये जो श्रेणी है सक्रिय श्रेणी, इसको 13 की 13 धातुएं आपको अच्छे से याद हो जाएगी। ओके, चलो अब हम बात किसी करेंगे धातुओं की अधातुओं के साथ अभिक्रिया। ओके, फॉर एग्जाम्पल जैसे सोडियम है, सोडियम एक धातु है हम जानते हैं, और प्लस क्लोरीन है, क्लोरीन एक अधातु है ना। तो जब धातुओं की अधातुओं के साथ अभिक्रिया कराई जाती है ना, तो अपने पास आयनिक यौगिक बनता है। क्या बनेगा? आयनिक यौगिक बनेगा NaCl, Cl माइनस रहेगा, Na प्लस रहेगा। क्या मतलब है Na प्लस का Cl माइनस का? तो 9th क्लास वाले चैप्टर में हमने जो जाना था कि जो सोडियम होता है ना, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है? उसका जो परमाणु क्रमांक होता है कितना होता है? 11 होता है, 11वें नंबर पर आता है। तो जब हम इसके कक्ष भरेंगे ना, तो कैसे भरेंगे? पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं और सेकंड वाले में 8 आएंगे पूरे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कितने हो गए? 8 तो यहाँ हो गए और 2 यहाँ पर 10 हो गए। लेकिन इसके बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन बच रहा है, तो फ्री है इसी पास 1 इलेक्ट्रॉन। भाई ये क्या करेगा? ये अमीर आदमी, ये इसके तो पूरे कक्ष पूरे हो रहे थे इसके, है ना। लेकिन जो क्लोरीन है, उस क्लोरीन के पास 17 उसका परमाणु क्रमांक होता है, ठीक है। तो इसको भरने का क्रम कैसा रहेगा? इसका भरने का क्रम कैसा रहेगा? 2 वही सेम यहाँ पर, और ये 8 यहाँ पर 10 हो गया, और 7 यहाँ पर देंगे अपन। 1 2 3 4 5 6 7 हो गए 17 पूरे। अब इसको अपना कक्ष पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, और वो 1 इलेक्ट्रॉन किसके पास है? ज्यादा, सोडियम के पास है। तो सोडियम रिच आदमी है ना, रिच इंसान है। ये क्या करेगा? ये इसको दे देगा, भाई तू ले ले, एक काम कर। तो हम जानते हैं जो लेने वाला होता है वो बेचारा गरीब ही होता है, तो वो माइनस लग जाएगा उसके पास, और जो देने वाला होता है वो अमीर होता है, ठीक है। तो सोडियम तो कैसे बना लेगा? सोडियम का Na प्लस बन जाएगा और क्लोरीन का Cl माइनस बन जाएगा। कैसे बना बता दिया मैंने आपको। तो जब भी धातु की अधातु के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है तो आयनिक यौगिक बन जाता है, ठीक है। आया समझ में? तो अपन इसको रफ कर देते हैं पहले, तो फिर समझाती हूँ आपको मैं पूरा। तो जब धातु किसी अधातु के साथ रासायनिक अभिक्रिया करती है तो वह आयनिक यौगिक बनाती है, जिनमें धातु तो कैसा हो जाता है? धनायन बन जाता है। जो धातु तो कैसा बन जाएगा? अपना
धनायन होता है, और जो अधातु क्या बन जाएगी अपनी ऋणायन, मतलब कि नेगेटिव चार्ज पर लग जाएगा के रूप में उपस्थित होता है। जैसे कि धातु की अधातु से अभिक्रिया करते क्या बनेगा अपना आयनिक यौगिक बन जाएगा, आयनिक कंपाउंड इसमें बनेगा। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा ये, है ना। एक मिनट। तो वही से मैंने अभी आपको समझा दिया था NaCl का एग्जांपल देकर, है ना। जो सोडियम होता है वो इलेक्ट्रॉन खोता है, मतलब देता है ये, तो इस पर प्लस चार्ज लग जाएगा। और जो क्लोरीन होता है वो एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, लेता है, तो इस पर नेगेटिव चार्ज लग जाएगा। तो सोडियम और क्लोरीन मिलकर आयनिक यौगिक बनाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, साधारण नमक कहते हैं, है ना। तो सोडियम का इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 281 होता है भाई। पहले कक्षा में तो 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, और उससे सेकंड वाले में 8 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, और जो एक बचेगा अपने पास वो बाह्यतम कोश में एक ही बच रहा है, तो एक्स्ट्रा है इसके पास। तो जो एक्स्ट्रा है वो क्या करेगा, इसको क्लोरीन को दे देगा। और जो क्लोरीन है उसका इलेक्ट्रॉन कैसे होगा, 287 होगा, है ना। तो इसको बाह्यतम, इसको जो अपना अष्टक पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, तो वो एक इलेक्ट्रॉन कौन दे देगा, इसको ये दे देगा, सोडियम दे देगा क्लोरीन को, है ना। तो धातुएं ऑक्सीकरण करती हैं, धातु अधातु क्या होती है, अपचयन होती है, इलेक्ट्रॉन को गेन करती है। ये एक रेडॉक्स अभिक्रिया भी होती है, ठीक है। आगे समझ में, धातु एक तो क्या करती है, धातु तो कैसी होती है, ऑक्सीकरण होती है ये, और जो अधातु होती है वो कैसी होती है, अपचयन होती है ये। धातु में तो ऑक्सीजन जुड़ता है और इसमें ऑक्सीजन निकलता है अधातु से, तो ये कैसी होती है कि एक ये रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा ये इतना। इसकी हम कुछ मुख्य विशेषता देख लेते हैं कि जब धातुएं अधातु के साथ अभिक्रिया करती तो क्या होता है, तो आयनिक यौगिक का निर्माण होता है, धातु इलेक्ट्रॉन खोती है, धातु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है। इस प्रक्रिया में ऊर्जा निकलती है, ठीक है, और उत्पन्न यौगिक कठोर और उच्च गलनांक वाले होते हैं। और भी अपन काफी सारे एग्जाम्पल देख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैग्नीशियम का देख सकते हैं। मैग्नीशियम और अधातु अधातु कौन सी हो जाएगी अपनी, क्लोरीन हो जाएगी। कैल्शियम धातु हो जाती है, तो आप देख लेना करके इनको, है ना। और अगर कहीं पे कुछ डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ लेना, कमेंट्स कर दिया करो, आपके लिए अलग से वीडियो बना दिया करूंगी मैं, ठीक है ना, जहां पर आपको समझ में नहीं आया है। ओके, ये फ्लोट चार्ट के माध्यम से वही सेम अगेन मैंने समझा दिया कि जो धातु होती है वो इलेक्ट्रॉन खोती है, धातु इलेक्ट्रॉन प्राप्त करती है, धातु पॉजिटिव बनता है, अधातु नेगेटिव बनता है। इससे हमारा कौन सा यौगिक बन जाएगा, आयनिक कंपाउंड या फिर आयनिक यौगिक का निर्माण होता है ना। ऊपर समझा दी मैंने आपको ये पूरा। ओके, चलो आगे चलते हैं अपन। अब हम इसकी गुणधर्मों की बात करेंगे कि जो आयनिक यौगिक होते हैं वो इनके गुणधर्म कैसे होते हैं, ठीक है। तो भौतिक प्रकृति कैसी होती है इनकी, कठोर, ठोस और भंगुर प्रकृति की होती है ये, ठीक है। गलनांक उतना कैसा होता है इनका, इन यौगिकों में आयनों के बीच मजबूत विद्युत आकर्षण बल होता है, इसलिए इन्हें पिघलाने या उबालने के लिए अधिकतम तापमान की आवश्यकता होती है। अधिक मजबूत क्यों होगा, क्योंकि एक तो कैसा है, पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो दोनों बॉन्ड जो होते हैं, एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है, दोनों एक दूसरे क्या करते हैं, आकर्षण करते हैं बहुत ज्यादा, इसलिए इनको पिघलाने के लिए बहुत ही ज्यादा अधिक तापमान की आवश्यकता होती है। घुलनशीलता कैसी होती है इनकी, तो जल में घुलनशील, परंतु पेट्रोल और केरोसिन में कैसे होते हैं, ये अघुलनशील होते हैं। जल में तो घुल जाते हैं, लेकिन पेट्रोल में केरोसिन में ये नहीं घुल पाते। कौन से, आयनिक यौगिक, ठीक है। आप विद्युत की चालकता देखेंगे तो आयनिक यौगिक जलीय विलीन और गलित रूप में विद्युत का चालन करते हैं, परंतु ठोस विद्युत का चालन अवस्था में नहीं करते। ये चालन है ना, विद्युत का चालन अवस्था में नहीं करते। किस में नहीं करते, ठोस में विद्युत में नहीं करते, ठीक है। तो गलित अवस्था में कर लेंगे और जलीय विलीन में कर लेंगे, लेकिन ठोसी अवस्था में ये नहीं करेंगे, विद्युत का चालन नहीं करेंगे। कौन नहीं करेंगे, आयनिक यौगिक नहीं करेंगे, ठीक है। अब हम बात करेंगे धातु की प्राप्ति। भाई अपने जो धातु होती है कैसे प्राप्त होती है, धातु के कैसे प्राप्त किया जाता है, ठीक है। सोना कहाँ से मिला, चांदी कहाँ से मिली, है ना। तो कोई वैसे तो मिल नहीं जाएगा कि भाई हाँ हमको है ना सोना मिल गया तो हमको क्या मिल गया, जैसे मान लो आपको इयररिंग्स चाहिए तो इयररिंग्स मिल गए अपने को, ऐसा थोड़ा होता है। ये सोना बिल्कुल ऐसे प्योर मिल चुका होता है, सोना प्योर नहीं मिलता है अपने को, ठीक है। तो धातु को कैसे कैसे प्राप्त होती है, कौन कौन सी किस किस प्रोसेस से हम उसको बिल्कुल शुद्ध धातु प्राप्त कर सकते हैं, और किस किस प्रोसेस से हमारी ज्वेलरी बनती है, जो भी चीज काम आती है, तांबा है वो कैसे बना है, ठीक है। तो अब हम उस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। तो धातु की प्राप्ति कैसे होती है, दो अवस्थाओं में होती है, एक तो होती है मुक्त अवस्था में और एक होती है संयुक्त अवस्था में। ये संयुक्त है ना, इससे नहीं, इसमें संयुक्त है, ये संयुक्त अवस्था में। तो मुक्त अवस्था में जो अपने को एकदम बिल्कुल फ्रीली मिल जाती है, जैसे कि गोल्ड एकदम प्योर मिलता है, प्लेटिनम प्योर मिलता है, सिल्वर है, मरकरी है। लेकिन कुछ कैसी होती है, संयुक्त अवस्था में होती है, जो किसी और के साथ मिलकर बनती है। तो कौन कौन सी होती है अपनी, सोडियम होती है, कैल्शियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, लेड, कॉपर आदि, ठीक है। फिर हम पहले बात करेंगे किसी खनिज की। तो बताइए खनिज किसे कहते हैं, आपने पढ़ा होगा खनिज के बारे में भी। तो वैसे आपको नॉर्मली बता देते हैं, जो खनिज जो होते हैं
वो प्राकृतिक रूप से उपस्थित तत्वों एवं यौगिकों को खनिज कहते हैं। जो प्राकृतिक रूप से हमको मिलते हैं ना, प्रकृति से मिलते हैं अपने को, जो तत्व होते हैं जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं, जैसे कि तत्व है या यौगिक है, उनको हम बोलते हैं क्या, खनिज कहते हैं, है ना। तो उसमें समझ लेते हैं अपन को कि वे प्राकृतिक पदार्थ जिनमें धातु या उसके यौगिक पाए जाते हैं, ये पृथ्वी की परतों में चट्टानों के रूप में मिलते हैं अपने को, ठीक है। खनिज ऐसे प्राकृतिक पदार्थ होते हैं जिनमें धातु उपस्थित होता है, लेकिन सभी खनिजों से धातु प्राप्त करना आर्थिक रूप से लाभकारी नहीं होता है। आगे जानेंगे। फिर आप बात आती है अयस्क की। तो वे खनिज होते हैं, अयस्क भी क्या होते हैं, खनिज होते हैं, लेकिन वो खनिज होते हैं जो धातु को आर्थिक रूप से आसानी से निकाला जाता है। और अयस्क उपयोगी खनिज जिनसे धातु को आसानी से व सस्ते में प्राप्त किया जा सकता है, वो क्या होते हैं, अपने अयस्क होते हैं, ठीक है। इतना आया समझ में। भाई खनिज किसको बोलते हैं, जो धातु हमें प्राकृतिक रूप से प्राप्त हो रही है, वो तत्व या यौगिक जो हमें प्राकृतिक रूप से प्राप्त होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, अपने खनिज कहलाते हैं, ठीक है। लेकिन अयस्क क्या होता है, तो वे खनिज जिनमें धातु अधिक मात्रा में होती है, धातु अधिक मात्रा में होनी चाहिए, और उसे निकालना हमारे लिए क्या होता है, लाभकारी होता है, ठीक है। जैसे कि गोल्ड हमारे लिए लाभकारी है, सिल्वर हमारे लिए लाभकारी है ना, तो उन्हें निकालना लाभकारी होता है, वो क्या कहलाते हैं, अपने अयस्क कहलाते हैं, ठीक है। तो लाभकारी धातु को निकालना, अगर अपने को कोई धातु प्रकृति से प्राप्त हो रही है, तो प्रकृति से प्राप्त हो रही है तो उसमें अशुद्धियां भी होती है ना। उस पर मिट्टी के कण लगे होते हैं, बहुत से कहाँ से, चट्टानों से या खानों से तो निकाली जाती है धातु जो होती है, ठीक है। तो हम पहले पढ़ेंगे अयस्क, अयस्क का सांद्रण। तो वह क्या होता है, ये तो वह प्रक्रिया जिसमें अयस्क से मिट्टी, बालू, कंकड़, अपद्रव्य आदि अशुद्धि को हटाई जाती है, वो क्या कहलाती है, अपना अयस्क सांद्रण कहलाती है। इन अशुद्धियों को क्या कहा जाता है, गैंग कहा जाता है, गैंग या मैट्रिक्स इनको कहा जाता है। किसको, ये जो अशुद्धि पाई जा रही है ना, कौन कौन सी, मिट्टी, बालू, रेत का कण है, ये सारी जो अशुद्धियां हो रही है, इन कणों, इन सभी अशुद्धियों को मिलकर क्या बोलते हैं, इनको गैंग कहा जाता है। अयस्क से अनुपयोगी पदार्थ हटाकर शुद्ध अयस्क प्राप्त करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, सांद्रण कहते हैं। आया समझ में, सांद्रण किसे कहते हैं, कि हम अनुपयोगी पदार्थ को हटा के शुद्ध अयस्क हम प्राप्त कर रहे हैं, तो वो जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है, अपनी सांद्रण कहलाती है। फिर हम बात करें किसकी, भर्जन की, इसको बोलते हैं रोस्टिंग, इसको कहा जाता है। तो जब सल्फाइड अयस्कों को वायु रहित नहीं बल्कि सीमित वायु की उपस्थिति में उच्च ताप पर गर्म किया जाता है, तो उसे भर्जन कहते हैं। ये क्या है, भर्जन और स्थापन। ये भर्जन और निस्तापन हमें शुद्ध धातु प्राप्त करने की विधियां होती है। तो जो भर्जन होती है उसमें हम सल्फाइड अयस्क प्राप्त करते हैं। इसके लिए हमें अधिक वायु, सीमित वायु की और अधिक ताप की हमें जरूरत होती है, ठीक है। फिर हम बात करेंगे किसकी, निस्तापन की। तो जब धातु कार्बोनेट या हाइड्रोक्साइड अयस्कों को वायु रहित वातावरण या बहुत कम ऑक्सीजन में गर्म किया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, निस्तापन उसे कहते हैं। आया, भर्जन के लिए तो अधिक ताप की आवश्यकता थी, लेकिन इसके लिए कम ताप की आवश्यकता होती है निस्तापन में। और भर्जन में किसका होता है, सल्फाइड अयस्क के साथ होता है भर्जन में, और निस्तापन में कार्बोनेट या हाइड्रोक्साइड के साथ इसका क्या करेंगे, हम सांद्रण करेंगे, किसका, धातुओं का सांद्रण करेंगे, ओके। अब देखो, ये जो अपनी फ्लो चार्ट मैंने आपको बनाया है, बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, आपकी बुक में भी है ये वैसे तो, लेकिन इसके माध्यम से हम पूरा समझ लेंगे कौन कौन से धातुओं को कैसे प्राप्त किया जाता है, ठीक है। तो वही सेम अयस्क का सांद्रण, मतलब कि हमें धातु को कैसे प्राप्त हमको करना है। सांद्रण मतलब कि हमको क्या करना है, अशुद्धि हटाकर शुद्ध धातु प्राप्त करनी। तो तीन अवस्थाएं होती है, कौन कौन सी होती है, एक तो उच्च अभिक्रियाशील धातु जो बहुत ज्यादा अभिक्रिया कर लेती है, कौन सी हमने पढ़ी थी, हमने कौन कौन सी होती है, सोडियम होती है, पोटेशियम होती है और कैल्शियम होती है, जो बहुत ज्यादा एक्टिव होती है। इनको हम कैसे प्राप्त करेंगे, इनको गलित धातु का विद्युत अपघटन किया जाता है। इनको पहले गलाएंगे और गला करेंगे, विद्युत का अपघटन करेंगे, उसके बाद हमें शुद्ध धातु प्राप्त होती है, ठीक है। फिर हम बात करेंगे किसकी, मध्यम अभिक्रियाशील धातु जो कौन सी होती है, जिंक होती है। अब इस जिंक, शुद्ध जिंक कैसे प्राप्त करेंगे अपन, कार्बोनेट अयस्क से और सल्फाइड अयस्क से। कार्बोनेट से जब अभिक्रिया करेंगे तो क्या करेंगे, जिंक की रिएक्शन कार्बोनेट से कराएंगे तो हमें निस्तापन विधि बोलते हैं, हम जानते हैं इसका। और अगर हमें सल्फाइड से प्राप्त होती है, अपवर्जन हो जाता है। इसके बाद हम क्या करेंगे, धातुओं को ऑक्साइड करवाएंगे, धातु का ऑक्साइड बनेगा, धातुओं की ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेंगे, क्या करेगा, फिर अपना धातु ऑक्साइड बनेगा, उसमें धातु अपचयन करेंगे, ठीक है। उस बाद हम धातु का शोधन करेंगे। तो ये अपचयन शोधन में, अपचयन पता ही है आपको, मैं बताई दिया मैंने आपको, शोधन मतलब शुद्ध धातु प्राप्त करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम, हमारी बात आती है किसकी, निम्न अभिक्रियाशील धातु जो बहुत ही रेयर केस में अभिक्रिया करती है, कौन सी होती है, अपनी मरकरी होती है, सबसे नीचे मरकरी थी ना, तो उसका हम सल्फाइड अयस्क से प्राप्त करेंगे, है वही सेम किससे, भर्जन विधि से प्राप्त करेंगे। भाई जब सल्फाइड वाली बात हो रही है, तो सल्फाइड वाली बात कहाँ से होती है, वो प्रोसेस कौन सा होता है, अपना भर्जन होता है, ठीक है। तो भर्जन से हमें कौन सी धातु प्राप्त हो जाएगी, फिर धातु शुद्ध मिलेगी, फिर धातु का परिष्करण कराया जाएगा, ठीक है। इतना आगे समझ में। अब ये पूरा जो परिष्करण है, ठीक है,
भर्जन तो मैंने आपको समझा दी, भर्जन क्या होता है, निस्तापन क्या होता है, परिष्करण वगैरह मैं आपको आगे समझाने वाली हूँ। ठीक है, तो जैसे कि हमने बात पहले कर ली थी अयस्कों के सांद्रण की, तो एक बार फिर मैं आपको समझा देती हूँ कि अयस्कों से मिट्टी, बालू, पत्थर, अपरिष्कृत पदार्थ को हटाना, इन हटाने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं, अयस्कों का सांद्रण या अयस्कों का समृद्धिकरण इनको कहा जाता है। इसे धातु प्राप्ति की पहली अवस्था माना जाता है। भाई धातु को प्राप्त करेंगे तो उससे साफ तो करेंगे ना अपन, तो साफ किस किस अवस्था से किया था मैंने आपको बताई दिया था, किस किस से करा था अपन ने, भर्जन विधि से और निस्तापन से कर दिया था अपन ने, है ना। इसके लिए आवश्यकता किस किस की होती है आवश्यकता, तो खनिज में धातु की मात्रा बहुत कम होती है, उनमें बहुत सारी अशुद्धियां मिली होती है जिन्हें हम गैंग कहते हैं, इन अशुद्धियों को हटाना आवश्यक होता है। ओके, फिर बात आती है धातुओं के निष्कर्षण की, तो खनिजों या अयस्कों से धातु शुद्ध नाशुद्ध धातु प्राप्त करने की जो प्रक्रिया होती है, प्रक्रिया को धातु का निष्कर्षण कहा जाता है। धातु में निष्कर्षण कैसे करेंगे अपन, कुछ धातुएं पृथ्वी में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है तो कुछ अपनी यौगिक के रूप में पाई जाती है। सक्रिय श्रेणी में जो नीचे की धातुएं होती है जैसे कि कॉपर है, सिल्वर है और सोना है, स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है, बिल्कुल स्वतंत्र होते ही है। और सक्रिय श्रेणी में मध्यम धातु कौन सी होती है, दो एक क्या सक्रियता श्रेणी है, ये अक्रियता नहीं सक्रियता है ना, मिसप्रिंट हो गया, कोई बात नहीं। तो सक्रियता श्रेणी में मध्यम धातु कौन कौन सी, जिंक है, ये लेड है, पीबी है, ये लेड है ना, जिंक है, लेड और आयरन है, ये सल्फाइड व कार्बोनेट के रूप में पाई जाती है। किसके रूप में पाई जाती है, सल्फाइड के रूप में। अगर सल्फाइड के रूप में पाई जाती है तो कौन सी विधि हो जाती है अपनी, भर्जन, और अगर ये कार्बोनेट के रूप में पाई जाती है कौन सी विधि हो जाती है अपनी, वो निस्तापन हो जाती है। ठीक है, फिर सक्रियता श्रेणी के ऊपर की धातुएं आर्थिक क्रियाशील एक कारण कभी कभी स्वतंत्र अवस्था में भी में नहीं पाई जाती, मिसप्रिंट होकर यहाँ पर आएगा ये ना, में नहीं पाई, स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती। तो सक्रियता वर्ग में आने वाली जो धातुएं होती है उनका अयस्क से निम्न तरह से, उनका अयस्क जो होता है वो हम निम्न तरह से करेंगे। अयस्क का सांद्रण कैसे करेंगे बताती हूँ आपको। तो पहले हम बात करेंगे सक्रिय श्रेणी में नीचे से धातुओं का निष्कर्षण, इसको कैसे अपन निष्कर्षित करेंगे, तो उनके धातु ऑक्साइड को केवल गर्म करके प्राप्त कर सकते हैं। सिनीवार, सिनीवार क्या है, मरकरी का अयस्क है, ये क्या है, ये मरकरी का अयस्क होता है सिनीवार। सिनीवार मरकरी का जो कि अयस्क है, वायु में सिनीवार को गर्म करने पर क्या बनेगा अपना, मर्क्यूरिक एसिड बनेगा। ये सिनीवार था, मरकरी का सिनीवार है, प्लस ऑक्सीजन के साथ इसके अभिक्रिया करवाई, वायु में क्या है ऑक्सीजन ही तो है, तो जो इसके अभिक्रिया करवाई तो क्या बन जाएगा अपने पास, मर्क्यूरिक एसिड बनेगा, ये है ना, मरकरी ऑक्साइड बनेगा और ये सिनीवार ऑक्साइड अलग हो जाएगा। फिर इस मरकरी ऑक्साइड को गर्म करने पर और भी गर्म किया तो क्या बन जाएगा, मरकरी अलग हो जाएगा और हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस इसमें अलग हो जाएगी, है ना। फिर कॉपर का भी लिया था इसके अंदर, कॉपर को अपन गर्म करेंगे तो क्या, गर्म करने पर ऑक्सीजन से जब रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा अपने पास, कॉपर ऑक्साइड बनेगा और ये सल्फर ऑक्साइड अलग हो जाएगा। ठीक है, तो जो कॉपर ऑक्साइड बना अपना, इसको दोबारा गर्म करने पर कॉपर ऑक्साइड को कॉपर सल्फर से अभिक्रिया करें तो क्या बन जाएगा अपने पास, कॉपर और सल्फर डाई ऑक्साइड बनेगा यहाँ पर SO2। ये 2 जो है नीचे है, ये ना, ये क्या ऊपर आ नहीं देखते तो इनको नीचे है, ये नीचे मानना है इसको, ठीक है ना। Cu2 तो कैसे बन रहा है, ये Cu2S है ना, और SO2 ये नीचे है, ये सारे ये ऊपर नहीं है। ओके, फिर हम बात करेंगे जो सक्रिय श्रेणी में जो मध्य स्थित धातु, भाई ऊपर जो स्थित धातु थी वो तो कैसी थी, वो गर्म करने में प्राप्त कर रहे थे। अब बात करेंगे किसके में, जो मध्य में स्थित धातु है, तो इस श्रेणी की धातुएं सल्फाइड व कार्बोनेट के रूप में पाई जाती हैं। धातु को उसके ऑक्साइड से प्राप्त करना अधिक आसान होता है, अतः हम पहले सल्फाइड व कार्बोनेट को उसके धातु ऑक्साइड से परिवर्तित करेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले हम सल्फाइड व कार्बोनेट को उसके धातु ऑक्साइड में परिवर्तित करेंगे। तो सल्फाइड अयस्क को भर्जन विधि द्वारा धातु ऑक्साइड में परिवर्तित किया जा सकता है और कार्बोनेट अयस्क को निस्तापन विधि द्वारा धातु ऑक्साइड में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, तो हम जिंक जो है उसका हम भर्जन और निस्तापन दोनों ही देखेंगे। तो अगर हम उसका भर्जन करते हैं तो भर्जन के लिए क्या करेंगे, उसको सल्फाइड से रिएक्शन करेंगे उसकी, है ना। तो जिंक सल्फाइड प्लस ऑक्सीजन से अभिक्रिया करें तो क्या बन जाएगा, जिंक ऑक्साइड बनेगा और सल्फर डाइऑक्साइड अलग हो जाएगा। ठीक है, ऐसे में जिंक धातु प्राप्त हो जाएगी। और अगर हम इसका निस्तापन से करेंगे तो क्या बनेगा, अपने कार्बोनेट वाले विधि से करेंगे इसको, तो जिंक ऑक्साइड की रिएक्शन किसे करेंगे, कार्बन से कराएंगे, तो क्या बन जाएगा अपने पास जिंक और कार्बोनेट बनेगा, है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड है तो उसको हम कार्बोनेट बोलेंगे कि क्या है अपना, कार्बोनेट बन जाएगा। आगे समझ में इतना। फिर हम बात करेंगे धातु ऑक्साइड से धातु प्राप्त करने के लिए कार्बन अपचयन का प्रयोग करते हैं। तो जिंक ऑक्साइड की रिएक्शन किससे करें, कार्बन से करें तो हमें क्या प्राप्त हुआ, जिंक और कार्बोनेट प्राप्त हो गया। ठीक है, तो विस्थापन अभिक्रिया द्वारा भी धातु ऑक्साइड से धातु प्राप्त की जा सकती है। हम क्या कर रहे हैं इसमें, हम इन अभिक्रियाओं में धातुओं को प्राप्त कर रहे हैं ना, पता है ना आपको, अगर आपको धातु प्राप्त करनी, जिंक प्राप्त कर लिया हमने, है ना, तो हम क्या करेंगे, विस्थापन अभिक्रिया से भी हम धातु को प्राप्त कर सकते हैं। तो कौन कौन सी धातु होती है, इनमें अपचय के रूप में अत्यधिक क्रियाशील धातु का उपयोग करते हैं, जैसे कौन कौन सी होती है, सोडियम है, कैल्शियम है, एल्यूमिनियम है आदि।
तो मैग्नीज ऑक्साइड की रिएक्शन हमने एल्यूमिनियम से करवाते हैं, मैग्नीज ऑक्साइड क्या हो जाएगा, अपना धातु ऑक्साइड हो जाएगा। धातु ऑक्साइड से हम अपनी कौन सी रिएक्शन करवा रहे हैं अपन, ये विस्थापन अभिक्रिया से भी हम धातु को प्राप्त कर रहे हैं ना। तो इसकी रिएक्शन हमने किससे करा दी, एल्यूमिनियम से करवा दी हमने, एल्यूमिनियम से। तो क्या बनेगा, मैग्नीज तो अलग हो जाएगा और एल्यूमिनियम ऑक्साइड अपना अलग हो जाएगा, प्लस ऊष्मा का निर्माण होगा। तो ये सेम विस्थापन अभिक्रिया हुई अपनी ये, है ना। फिर बात करते हैं थर्मिट अभिक्रिया की, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट है थर्मिट अभिक्रिया। तो इस अभिक्रिया का उपयोग रेल की पटरी और मशीनी पुर्जों की दरारों को जोड़ने के लिए किया जाता है। जो रेल की पटरी होती है ना, जो लोहे वाली चीजें होती है, और मशीनी पुर्जे होते हैं वो लोहे के होते हैं। तो लोहे की चीजों को जोड़ने के लिए हम थर्मिट अभिक्रिया का उपयोग करते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें एल्यूमिनियम जो होता है वो इसकी रिएक्शन किससे करवाते हैं अपन, आयरन ऑक्साइड से, वही धातु ऑक्साइड होता है ना। तो जब आयरन ऑक्साइड से हम एल्यूमिनियम की रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनेगा हमारे पास, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनेगा। क्या बन जाएगा, Al2O3, है ना। अब Al2 कैसा वाला, ये Al2 है और ये O3, ठीक है। तो आयरन यहाँ पर अलग हो चुका है और एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन चुका है प्लस ऊष्मा। ये जो अभिक्रिया है इसका उपयोग हम किस में करते हैं, लोहे को जोड़ने के लिए, यानी कि मशीनी पुर्जों को जोड़ने के लिए या रेल की पटरियों को जोड़ने के लिए हम इसका उपयोग, इनकी दरारों को जोड़ने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं, जिसको हम बोलते हैं थर्मिट अभिक्रिया। इसको याद रखना है और एग्जाम में अगर पूछता है तो आपको पूरा ऐसे कैसे लिखकर भी आना है, ठीक है। अब सक्रियता श्रेणी में जो नीचे वाली स्थित धातुएं होती है उन्हें कैसे प्राप्त करेंगे शुद्ध धातु के रूप में, है ना। तो सॉरी, नीचे वाली नहीं, ऊपर वाली। सक्रिय श्रेणी में सबसे ऊपर वाली धातु कौन कौन सी होती है, पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है और एल्यूमिनियम है। इनको हम कैसे प्राप्त करेंगे, तो ये धातु बहुत अधिक क्रियाशील होती है। सामान्यतः रासायनिक विधियों से इनके यौगिकों को अपचयन कठिन होता है। इनके यौगिक बहुत स्थायी भी होते हैं। तो ऊपरी श्रेणी की धातु केवल विद्युत अपघटन से ही निकाली जाती है। कैसे निकालेंगे अपन इनको, विद्युत अपघटन से ही निकालते हैं, ठीक है। इनके यौगिक जल के साथ तुरंत अभिक्रिया करते हैं, इसलिए इन्हें पानी में नहीं रखा जाता। बताया ना, जो सोडियम होता है उसको हम केरोसिन में डुबो कर रखते हैं। क्यों रखते हैं, क्योंकि पानी से जल्दी से रिएक्शन कर लेता है, इस वजह वायु से रिएक्शन कर लेगा और वायु से रिएक्शन करने पर ये आग पकड़ लेता है, इसलिए क्या करते हैं हम इसमें केरोसिन में डुबो कर रखते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा एक्टिव होती है धातुएं, ठीक है। तो इन धातुओं को मिट्टी के तेल में केरोसिन में संरक्षित किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम को निष्कर्षण, सोडियम धातु कैसे प्राप्त करेंगे, तो सबसे पहले लवण बनाएंगे। इसका लवण पिघला हुआ सोडियम क्लोराइड होता है। विधि क्या करेंगे, पिघले NaCl का विद्युत अपघटन करेंगे। भाई आप समझ रहे हैं, विद्युत अपघटन का मतलब क्या होता है, सोडियम क्लोराइड के विलयन में हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करेंगे, तो उसमें सोडियम अलग हो जाएगा और क्लोरीन उसमें अलग हो जाएगा, है ना। तो जो कैथोड होती है, कैथोड कैसी होती है, ये दो छड़ होती है, एक तो कैथोड एक एनोड होती है। कैथोड जो होती है वो नेगेटिव होती है, जो एनोड होती है वो पॉजिटिव होती है ना। तो सोडियम आयन इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके सोडियम धातु बनाते हैं, ठीक है। तो कैथोड पे तो कौन सी रिएक्शन होती है, सोडियम से इलेक्ट्रॉन अलग हो जाएगा यहाँ पर, और एनोड पर कौन सी रिएक्शन होगी, जो प्लस वाली होती है उस पर क्लोरीन वाली रिएक्शन, क्लोरीन, और इसमें ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगा, ठीक है। तो जो ऊपर वाली स्थित धातु होती है उनका निष्कर्षण कैसे करते हैं अपन, विद्युत अपघटन से करते हैं, है ना। आगे समझ में, चलो आगे चलते हैं अपन। अब बात करेंगे हम धातु के परिष्करण की। इतना तो हमने प्राप्त कर लिया, अब इसके परिष्करण क्या होता है। तो धातु के निष्कर्षण के बाद उसमें अन्य धातुओं, अधातु या अशुद्धियां मिली रहती हैं। इतनी हमने प्राप्त कर ली तो बिल्कुल प्योर थोड़ा प्राप्त हुई है अपने को, उसमें फिर भी धातु मिली होती है, कुछ अधातु इसके अंदर मिली होती है, कुछ इम्प्योरिटीज भी होती है उसके अंदर, है ना। तो इन अशुद्धियों को हटाकर शुद्ध धातु प्राप्त करने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम बोलते हैं परिष्करण या रिफाइनिंग, उसे कहा जाता है, ठीक है। तो इसकी विधि कौन सी होती है, विद्युत अपघटनी विधि होती है, जो सबसे प्रचलित विधि होती है। ये कौन सी होती है, विद्युत अपघटनी विधि होती है। तो इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं हम, तांबा, जस्ता, सोना, चांदी, है ना। वो तांबा, जिंक, कॉपर है, जिंक है, सोना है और सिल्वर है। तो इसकी विधि में क्या होता है, विद्युत अपघटनी विधि में क्या होता है, अशुद्ध धातु को एनोड और शुद्ध धातु को पतली परत को कैथोड बनाया जाता है। जो अशुद्ध धातु होती है उसको हम एनोड बनाते हैं, और जो शुद्ध धातु की पतली परत होती है उसको हम क्या बनाते हैं, कैथोड बनाते हैं। उपयुक्त धातु का लवण घोल इलेक्ट्रोलाइट के रूप में किया जाता है। वही सेम इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराई जाती है, फ्लो कराई जाती है। तो विद्युत धारा प्रोवाइड करने पर शुद्ध धातु तो कैथोड पर जम जाती है, जो शुद्ध धातु होती है कैथोड पर जम जाती है, जो कि नेगेटिव होती है, और जो अशुद्धि होती है वो एनोड पंख के रूप में नीचे जमा हो जाती है, नीचे की साइड, जिसको हम क्या बोलते हैं, एनोड पंख या एनोड कीचड़ भी उसको कहा जाता है, ठीक है। आया समझ में। तो इस प्रकार से हम क्या प्राप्त कर लेते हैं, शुद्ध धातु प्राप्त या धातु का परिष्करण हमको प्राप्त हो जाता है। आया समझ में। ये किस धातु की बात कर रहे हैं अपन, जो सबसे ऊपर वाली धातु है उनकी बात कर रहे हैं अपन, ओके। अब बात करेंगे संक्षारण की, जो कि मैंने आपको लास्ट वाले चैप्टर में समझा दिया था, ये कि जब धातु किसी वायु के संपर्क में आती है तो उसमें तो वायु के संपर्क में आने पर किस किस से अभिक्रिया करती है, वायु से यानी कि ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगी और जल वाष्प से अभिक्रिया करेगी, है ना। तो धातु वायु, नमी, अम्ल, लवण आदि के संपर्क में आती है तो धीरे धीरे नष्ट होना स्टार्ट हो जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं,
संक्षारण कहते हैं ना, जैसे चांदी पर काली परत का जम जाना, ये लोहे पर जंग का लगना, ये सब किसके कारण है? वहाँ ये सब किसके हैं? संक्षारण के कारण ही होते हैं। धातु का वातावरण के साथ अवांछित रासायनिक अभिक्रिया करके खराब हो जाना होना ही क्या कहलाता है? अपना संक्षारण कहलाता है। एग्जाम्पल देख लिया आपने कौन कौन से? लोहे पर जंग लगना, चांदी का काला पड़ना, तांबे पर हरा परत जमना, है ना। लोहे में जंग लगना क्या? जब लोहा ऑक्सीजन और नमी दोनों के संपर्क में आता है तो लोहे की सतह पर हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, है ना, फेरिक ऑक्साइड बनेगा, जिसे हम क्या बोलते हैं? जंग कहते हैं। Fe2 और O3, है ना। कैसे बनाइए? ये देखो, ये ऐसे बनाइए, इसको हम बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये जब विक्रिया होती है, मैंने आपको लास्ट वाले चैप्टर में समझाई दी थी, आप देख लेना इसको। इसके बचाव के उपाय भी देख लेते हैं भाई, इसको बचाते कैसे, कैसे हम बचा सकते हैं संक्षारण से। तो ये देख लो आप, कारण क्या क्या होते हैं इसके। वायु में नमी होती है, इस वजह से होता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति के कारण होता है ये। अम्लीय खारे पानी के संपर्क में आने से भी होता है। और प्रदूषित वातावरण, जैसे कि सल्फर ऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, क्या है? प्रदूषित वातावरण होते हैं, जहरीली गैस होती है ना, इसी होता है। इससे बचाव के उपाय कौन कौन से? पेंट या वर्निश करके कर सकते हैं, तेल या ग्रीस लगाकर, गैल्वेनाइजेशन, मतलब कि जो धातु होती है उसमें हम जिंक की परत चढ़ाते हैं तो गैल्वेनाइजेशन कहलाती है। क्रोम की परत चढ़ाकर या टिन की परत चढ़ाकर, कैथोडिक संक्षारण से, इन सबसे हम क्या कर सकते हैं? इनका संक्षारण से बचाव कर सकते हैं, हम धातुओं को बचा सकते हैं। किससे? जंग लगने से या संक्षारित होने से। ओके, चलिए कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। लास्ट पॉइंट है अपना ये, है ना, बहुत इंपोर्टेंट है, ये भी देख लेना कि जो शुद्ध धातु होता है, जो शुद्ध लोहा होता है, वो अत्यंत नर्म होता है। तो जो भी शुद्ध चीज प्राप्त होती है, शुद्ध धातु होता है, सॉरी अशुद्ध लोहा होता है, ये अपने पास गोल्ड होता है, ये कैसे होते हैं? ये नर्म होते हैं बहुत ज्यादा। अगर आप शुद्ध लोहे को देख लोगे ना, तो जो सॉरी शुद्ध क्या बोल रही थी मैं, सोना जो होता है वो कैसे होता है? 24 कैरेट का सोना होता है, वो बहुत ज्यादा शुद्ध होता है, लेकिन वो बहुत नर्म होता है ना। उसकी हम ज्वेलरी नहीं बना सकते भाई, जो नर्म होता है उसकी ज्वेलरी कैसे बनेगी? नहीं बन सकती है। तो इसलिए उसमें क्या अशुद्धि मिला, उसमें थोड़ा सा हम कार्बन मिलाते हैं। तो वैसे हम बात करेंगे सबसे पहले किसकी? लोहे की। तो लोहा अत्यंत नर्म होता है, जो बिल्कुल शुद्ध होता है, जो बिल्कुल प्योर होता है ना, वो अत्यंत शुद्ध नर्म होता है। इसी कटोरा बनाने के लिए इसमें कार्बन मिलाते हैं। कितना मिलाते हैं? इसमें 0.05% कार्बन इसके अंदर मिलाया जाता है, ताकि उसको ठोस बना सके। और जो स्टेनलेस स्टील होता है, जो अपने हमारे घर के बर्तन होते हैं, वो कैसे होते हैं हमारे? वो स्टेनलेस स्टील होते हैं, जिसे हम फेनिक्रो भी कहते हैं। फेनिक्रो मतलब कि किस के बने होते हैं? वो आयरन के बने होते हैं, निकल के बने होते हैं, क्रोमियम के, है ना। तो इन पर जंग नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि ये किसके बने होते हैं? आयरन, निकल और क्रोमियम के बने होते हैं, इसको हम कहते हैं स्टेनलेस स्टील कहा जाता है। फिर हम बात करेंगे किसकी? मिश्र धातुओं की बात करेंगे। तो मिश्र धातु किसे बोलते हैं? जो दो से अधिक धातुओं का समांगी मिश्रण होता है। दो धातु हैं, एक दूसरे से मिलकर बनी होती है ना, इनका समांगी मिश्रण घुल जाती है एक दूसरे के साथ, है ना, मिल जाती है, उसको बोलते हैं मिश्र धातु। जैसे पीतल है, तो पीतल एक से अधिक धातु से बना होता है। कांसा है, एक से अधिक धातु से बना होता है। सोल्डर है, एक से ज्यादा धातु से बना होता है। तो जो धातुएं दो से अधिक धातु से बनी होती हैं, उनको हम बोलते हैं क्या? मिश्र धातु कहते हैं। तो मिश्र धातु में यदि कोई एक धातु मरकरी होती है तो उसे हम बोलते हैं अमलगम। क्या कहा जाता है उसको? अमलगम कहा जाता है। यदि मिश्र धातु में कोई भी एक धातु अगर क्या होती है, इसके अंदर पारा या मरकरी होती है, तो उसे अमलगम कहते हैं। इनका गलनांक बहुत कम होता है, ठीक है। और इसका उपयोग विद्युत तारों की परस्पर वेल्डिंग के रूप में भी किया जाता है। जो तारे होती है ना, तारों को जोड़ने के लिए, वेल्डिंग के लिए हम किसका यूज करते हैं? मिश्र धातु को यूज करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे पीतल है, तो पीतल 3 धातुओं से मिलकर बना होता है। कौन कौन से? पीतल एक तो तांबा से, जिंक से, और पीतल तो होता है तो तांबा से और जिंक से, ठीक है ना। तो इसकी जो ट्रिक है वो कैसे याद करेंगे? हम पिताजी पूछ सकता है जो पीतल होता है उसमें कौन कौन सी धातु मिली होती है, तो तांबा और एक जिंक मिली होती है। तो पी से पीतल, ता से तांबा, जा से जिंक, है, ट्रिक होगी आपकी। कांसा, कांसा किससे बना होता है? टिन से और तांबे से। तो इसकी जो ट्रिक कैसी हो जाएगी? अभी कांता आंटी से आप याद कर लो, कांता आंटी किसके से बनी होती है? तांबा से और टिन से। कौन सा बना होता है अपना? कांसा बना होता है ना। ये ट्रिक इसलिए बता देता है कि आपको इजीली समझ में आ जाए, आपको याद हो जाए, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है ये। फिर हम बात करते हैं सोल्डर की। तो जो सोल्डर धातु होती है किसके से बनी होती है? सीसा से और टिन से। तो आप इसको याद कर सकते हो किससे? सोसाइटी से। 100 से क्या हो जाएगा? 100 सोल्डर, और सोसाइटी से सीसा और टिन हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसकी ट्रिक हो चुकी है ना। तो लास्ट अपना जो ये टॉपिक है, बस एक और समझ लो, ये है अपना क्या? शुद्ध सोने की बात करते हैं अपन यहाँ पर। कि जो शुद्ध सोना होता है वो 24 कैरेट का होता है, मैंने बता दिया आपको। यह काफी नर्म होता है और इसके आभूषण नहीं बनाए जा सकते। तो इसके आभूषण बनाने के लिए इसमें कुछ मिलाया जाता है, वो क्या मिलाएंगे अपन? तांबा और चांदी।
मैंने इससे पहले बात करी थी कार्बन मिलाने के लिए। कार्बन किसे मिलाते हैं अपन? लोहे में मिलाते हैं अपन, है ना। सोने में क्या मिलाएंगे अपन आभूषण बनाने के लिए? इसके लिए हम चांदी मिलाएंगे और तांबे को मिलाएंगे। तो जो 22 कैरेट का सोना होता है उसके हम आभूषण बनाते हैं, है ना। 24 कैरेट के सोने में आभूषण नहीं बना सकते, ठीक है। तो ये कंप्लीट चैप्टर है। आप बोर तो हुए होंगे कुछ, है ना, लेकिन क्या करें, थोड़ा लेंथी था चैप्टर, से थोड़ा टाइम लग गया। कोई बात नहीं, आप इसको वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हो, थोड़ा सा ब्रेक करके भी देख सकते हो, है ना। वैसे अगर एक साथ देखोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो वीडियो को दोबारा देखना आप, अगर समझ में नहीं आया, कोई टॉपिक नहीं आया, फिर भी अगर नहीं आता है तो आप लोग मुझसे पूछ लेना कमेंट्स करके, ठीक है। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और वीडियो को, चैनल को क्या कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप नए हो तो, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। इतने लंबे टाइम तक मेरे बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और बहुत मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। एंड बी द चेंज, खुद को चेंज करिए। अगर चेंज होगे, अच्छे से पढ़ाई करोगे, तो हो सकता है आपकी मेरिट भी बन सकती है। ऐसा तो है नहीं कि आप कुछ नहीं कर सकते भाई, हर इंसान मेरिट भी इंसान लेकर आता है ना। तो आप भी इंसान ही हो, तो आप भी क्या कर सकते हो, खुद को चेंज करके, अच्छे से चेंज करके अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो और अच्छी मार्क्स गेन कर सकते हो। आपको जो सपना है उसको आप पूरा कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।